हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेब्स क्लासेस, जिसमें हम लोग आज सीबीएसई का जो भी मैथ चैप्टर है, मैथ का रिव्यू करेंगे। कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स से आता है, उस चैप्टर के रिलेटेड पूरा जो भी है, क्योंकि अभी एग्जाम नज़दीक आ गया है। चैप्टर को अगर हम लोग अच्छा से पकड़ लेंगे, कितना टॉपिक का वेटेज है, वेटेज कितना एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैलकुलस पार्ट से आता है। रिलेशन फंक्शन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और ये रिलेशन फंक्शन से जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसमें जनरली जो इम्पोर्टेंस होता है वो होता है इक्विवेलेंस ऑफ सेट प्रूव करने के लिए। इक्विवेलेंस ऑफ सेट प्रूव करने के लिए आता है। इक्विवेलेंस में जैसे कि हम लोग प्रूव करते हैं कि रिफ्लेक्सिव फंक्शंस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, और उसी तरह सिमेट्रिक के बाद हम लोग प्रूव करते हैं कि ट्रांजिटिव क्या है। जैसे कि अगर कोई फंक्शन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, अगर तीनों फंक्शन हो तो यहाँ से एक क्वेश्चन जनरली बनता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग जानते हैं कि ए बिलोंग करना चाहिए, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, और यहाँ पर ए बी है और मतलब रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, और बी और सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ए और सी भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, इस पर एक क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है सर्जेक्टिव फंक्शंस को प्रूव करने के लिए, जैसे कि 1 फंक्शंस एंड साथ ही साथ ऑन टू फंक्शंस। ये दो तरह का इस पर भी क्वेश्चन एक बन जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फंक्शन से, जो कि आता है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से पूछता है यहाँ पर, तो इसको पकड़ के रखना है। उसके बाद अगला जो आता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, ये 3 मार्क्स का आता है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री 3 मार्क्स का आता है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है तो उस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपका फार्मूला जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला याद रख के जाना है। tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई, यानी कि ये फार्मूला का अगर आप याद करके जाते हैं तो इस पर एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है। ज़्यादातर इसी पर बनता है, अदरवाइज और भी आ सकता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आ सकता है, अलग अलग वैल्यू को पुट करने के लिए। एक क्वेश्चन से यहाँ से 3 मार्क्स का आता है। शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहता, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर। उसके बाद मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिलाकर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा आता है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें एक तो वैल्यू आता है कि सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस का, जो कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दम पढ़ के चले जाना है, आंख बंद करके, वहाँ पर एग्जाम में आएगा, दम एक ठो बनाना है, क्वेश्चन जरूर बनाना है। या इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, उसके बारे में भी पढ़ के चले जाना है। हाँ, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में सिलेबस में जो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस को हटा दिया, एलिमेंट्री ऑपरेशंस को हटा दिया है। तो जो भी है फार्मूला लगाना है इन्वर्स का फार्मूला, ए इन्वर्स इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला फार्मूला को पढ़ के जाना है, इस पर क्वेश्चन आएगा। डिटर्मिनेंट में भी एक टॉपिक हटा दिया है, जहां पर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ते तो वो हट गया, नहीं तो वहां से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था। तो ये एक्स वाई जेड वाला एक क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है। और जनरली जो है नॉर्मल मैट्रिक्स में जैसे कि इन्वर्स पूछे, या मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशंस या नॉर्मल प्रूविंग के लिए आ सकता है। अगला जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये अगर बोला जाए, ये जो टोटल 1 2 3 4 5 चैप्टर जो है, ये कैलकुलस का पार्ट आता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस पर अच्छा से पकड़ अगर रखते हैं तो कैलकुलस बहुत ज़्यादा एग्जाम में वेटेज होता है, सबसे ज़्यादा वेटेज यही कैलकुलस आएगा। और कैलकुलस का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मार्क्स का हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, यानी कि 35 मार्क्स का कैलकुलस केवल पूछता है। हाँ, इसमें भी अगर देखा जाए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से जो है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में एक तो जो क्वेश्चन आता है जनरली कि कंटिन्यूटी को प्रूव करने के लिए कि लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड डायरेक्ट लिमिट, यानी कि लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और डायरेक्ट लिमिट से हमको प्रूव करना होता है कि अगर कोई फंक्शंस में लेफ्ट लिमिट इक्वल टू डायरेक्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट, अगर ये तीनों इक्वल हो
तो फंक्शंस को हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। लेफ्ट लिमिट में जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस क्या होता है h। डायरेक्ट लिमिट में अगर बोला जाए तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इजकल टू एफ ए हो जाता है, जबकि राइट लिमिट में लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस h। यहाँ से क्वेश्चन आता है अगर तीनों फंक्शंस इक्वल हो तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। लेफ्ट लिमिट, डायरेक्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल होता है। डिफरेंशियबिलिटी से क्वेश्चंस कम आता है उससे, लेकिन आएगा तो डबल डेरिवेटिव पर ज़्यादातर क्वेश्चंस आता है, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव पर। अगला एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सबसे वेटेज चैप्टर हो जाता है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में भी अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो क्वेश्चंस आता है वो आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। आपको मैक्सिमा और मिनिमा का पकड़ दम अच्छा से हो जाना चाहिए। मैक्सिमा और मिनिमा पर एक लॉन्ग क्वेश्चन दम रखा हुआ है कि दम आता है एग्जाम में, हमेशा आता है। इसके अलावा आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि मैक्सिमा मिनिमा में और दूसरा होता है नॉर्मल एंड टैंजेंट। तो नॉर्मल एंड टैंजेंट का बहुत सारा जो है क्वेश्चंस नॉर्मल टैंजेंट पर पूछता है या मैक्सिमा मिनिमा पर, इसी दो पर पूछता है। और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनता है, एक आध शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है जहां पर हम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेशंस पर, तो अप्रोक्सीमेशन पर यहां पर क्वेश्चंस बन जाएगा। अगला जो आता है इंटीग्रल्स, इंटीग्रल से 11 मार्क्स का आता है। इंटीग्रल से 11 मार्क्स का अगर बोला जाए तो 11 मार्क्स में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आता है वो हम लोग लेते हैं कि डिफिनाइट इंटीग्रल। डिफिनाइट इंटीग्रल से क्या होता है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आता है। अगर डिफिनाइट इंटीग्रल से हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस आने का चांस है कि डिफिनाइट इंटीग्रल से ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो डिफिनाइट इंटीग्रल्स में जो कि प्रॉपर्टीज वाला बेस्ड क्वेश्चंस होता था, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन होता था, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफिनाइट इंटीग्रल्स, तो वहाँ से एक आता है। या एक क्वेश्चंस यहाँ पर स्पेशल केस का भी बन जाता है, स्पेशल केस का। और डिफिनाइट में भी ज़्यादातर एक प्रॉपर्टीज, जैसे कि ये प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े होंगे कि 0 से लेकर a i इक्वल टू एफ एक्स, तो इस प्रॉपर्टीज पर तो ज़्यादातर चांस होता है कि एक क्वेश्चन आएगा 0 से लेकर a हो जाएगा और एफ एक्स माइनस ए डी एक्स। इस प्रॉपर्टीज पर ज़्यादातर एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है। अगला जो प्रॉपर्टी होता है, अगला जो है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एरिया बाउंडेड रीजन्स वाला। जो एरिया बाउंडेड रीजन्स में क्वेश्चन आता है, एरिया बाउंडेड रीजन्स में कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल में मिल जाएगा, जैसे एक ये वाला है, इस तरह से रहता है। या एक दूसरा जो क्वेश्चंस आता है जैसे कि पाराबोला वाला, इस तरह का क्वेश्चन जो ये वाला बाउंडेड का रीजन्स का एरिया निकालने के लिए, इस पर भी क्वेश्चंस आता है, इंपॉर्टेंट होता है। अगला जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आता है। डिफरेंशियल इक्वेशंस में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है होमोजीनियस फंक्शंस पर आता है, तो होमोजीनियस फंक्शंस पर क्वेश्चंस रहता ही है। होमोजीनियस फंक्शंस पर कि जहाँ पर हम चेक करते हैं कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि दोनों का अगर डिग्री सेम है तो होमोजीनियस फंक्शंस हम लोग बोलते हैं। या एक आता है आई फैक्टर पर, यानी कि इंटीग्रल फैक्टर पर आता है। इंटीग्रल फैक्टर पर भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना होता है जहाँ पर आता है, और यही दो से क्वेश्चन ज़्यादातर बनने का चांस होता है, यहाँ से बनता है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स। अगला आता है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस 7 मार्क्स का है, तो 7 मार्क्स का एग्जाम में है, तो 7 मार्क्स का एग्जाम में है, तो इसमें अगर बोला जाए तो इसमें अगर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आता है वेक्टर का, तो क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चंस आने का चांस होता है। क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, तो यानी क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चंस आने का चांस ज़्यादा रहता है। या डॉट प्रोडक्ट से भी क्वेश्चंस आ सकता है, डॉट प्रोडक्ट से भी क्वेश्चंस आता है, लेकिन नॉर्मल इंट्रोडक्शंस नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन यानी कि एकदम बेसिक पढ़ के चले जाना है, क्वेश्चंस वहाँ से नहीं आने वाला, वहाँ से नहीं आता है। अगला आता है 3D। 3D पर 3D जियोमेट्री बोला जाए तो 3D जियोमेट्री यानी कि 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में भी क्वेश्चंस आता है। एक क्वेश्चन या तो लाइन से आता है या तो प्लेन से। लाइन में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बोला जाए तो वो क्वेश्चन दम याद कर लेना है, दम उसको दम एक क्वेश्चन आता है तो आता है तो आता है तो आता है। वहाँ से डिस्टेंस निकालने वाला, जो डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स का निकालने का जो फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस वाला फार्मूला को पढ़ लेना है अच्छा से। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स भी हो सकता है जिसको का निकालना होता है, और वो फार्मूला को अगर हम लोग अच्छा से ध्यान रख लेंगे कौन सा फार्मूला है, तो फार्मूला A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस
B2 बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, यानी टोटल का मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस पर क्वेश्चन आता है। अगला जो आता है क्वेश्चंस, एक प्लेन का भी क्वेश्चन आता है कि प्लेन में भी अगर देखा जाए तो प्लेन में भी क्वेश्चन आता है। इस पर ना होगा, जो कि फॉर्मूला क्या था, R डॉट एन कैप और ये हो गया D, एन कैप ये नॉर्मल फॉर्म में, या एंगल निकालने के लिए भी फॉर्मूला इस पर क्वेश्चन से पूछता है। अगला आता है एलपीपी में। एलपीपी में सीबीएसई जो है, सीबीएसई जनरली एलपीपी में वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछता है, जबकि अगर स्टेट बोर्ड होता तो स्टेट बोर्ड में वो नॉर्मली जो है क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2x + 3y लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, इस तरह से पूछता है। लेकिन 2-3 इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि उसका वैल्यू बताइए कि वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इस तरह का पूछता है, स्टेट बोर्ड पूछता है, जहाँ पर बोल देता है कि x > 0 और y > 0। स्टेट बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। लेकिन सीबीएसई जनरली वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछता है। तो पहले एक टेबल ले लेना है, टेबल लेकर पहले इस क्वेश्चन को जो भी वैल्यू दिया है गिवन, तो उससे हम लोग को इक्वेशंस बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमको सॉल्व करना पड़ेगा कि कब वैल्यू मैक्सिमम होगा, सैडल रीजन से क्वेश्चन बनाना पड़ता है। अगला आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जनरली जो क्वेश्चन पूछ रहा है, 8 मार्क्स से पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी वेटेज है। बहुत ही आराम से क्वेश्चन से यहाँ से नंबर उठ सकता है। यहाँ पर एक चीज जो प्रोबेबिलिटी में जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है वो होता है ज़्यादातर क्वेश्चंस बेस थ्योरम से। बेस थ्योरम से क्वेश्चंस जो है ना बहुत ज़्यादा पूछता है, इंपॉर्टेंट होता है बेस थ्योरम, या एक होता है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज पर भी क्वेश्चंस पूछता है। तो ये एक जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछता है। यानी कि सब का सब मतलब अगर देखा जाए तो ये जो है हम लोग का ये क्या है कि एक प्रोबेबिलिटीज लास्ट में आ गया, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटीज ही है कि ये जो हम लोग क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर रहे हैं वो 80/100 का रेशियो में सेलेक्ट कर रहे हैं कि ये आपको एग्जाम में 80 नंबर कम से कम, अगर 80% अगर चाहिए रिजल्ट मैथ में, तो आपको ये जो है जो टॉपिक बताया गया उसको इंपॉर्टेंस पढ़ के जाना। सेकेंड बात कि सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का मिसलेनियस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एनसीईआरटी का मिसलेनियस सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछ रहा है। एनसीईआरटी का मिसलेनियस अगर सब पूरा सॉल्व कर लेने के बाद एग्जाम में क्वेश्चंस मिसलेनियस प्लस एग्जाम्पल बच्चा लोग ध्यान नहीं देता है, एक्सरसाइज को बनाता है, एग्जाम्पल को ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्पल से आता है तो एग्जाम्पल प्लस मिसलेनियस दोनों को पढ़ के चले जाना है, एग्जाम में नंबर उड़ जाएगा। जो बच्चा लोग मेहनत नहीं करना चाहता है उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चंस बहुत इजी रहता है, जिसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट 10 मार्क्स ऐसे ही देता है, एकदम उसको नंबर के लिए मेहनत कर लेना है। अगला जो होता है एलपीपी, जो कि बिना मेहनत का नंबर देता है, उसको भी करके जाना है। प्रोबेबिलिटीज उसको भी करके चले जाना है नंबर, और यहाँ पर डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला बोल दिए एकदम रेक्टा मार के चल जाना है, उस पर क्वेश्चन आएगा, एकदम क्लियर बात है। वेक्टर भी एक ईजी हो जाता है चैप्टर, जहाँ से नंबर उठता है। बच्चा लोग को सबसे ज़्यादा टफ पड़ जाता है इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट उसके लिए है जो बच्चा लोग 90 अबव स्कोर करना चाहता है, तो उसको इंटीग्रल पर ध्यान देना। जिस बच्चा को इंटीग्रल नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, बाकी का टॉपिक को पकड़ के जाना ईजी है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।